पिछले एपिसोड में यांग जी को पता चल गया था कि तीनों यंग मास्टर डेथ एपिसोड में पहुंच गए हैं, जिसके बाद वह भी अपने प्लान को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि गाओ सियाओफान के साथ में जा रहा था, जहां पर कि गलती से उसके पैर के नीचे स्नेक आ जाता है और इसके वजह से वो यहाँ पर नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लिटिल मंकी सियाओफान को गाँव के बारे में बताने के लिए कोशिश करने लगा था, जिसे देख गाँव कहने लगता है कि आखिरकार ये लिटिल मंकी कहना क्या चाहता है और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पागल हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मंकी पानी लेकर अपने ऊपर डालने लगता है, जिसे देख सियाओफान भी समझ जाता है कि वो असल में बारिश के बारे में बात कर रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लिटिल मंकी उसे अम्ब्रेला वाले सीन के बारे में बताने के लिए भी कोशिश करने लगा था, जिससे देख सियाओफान इसके बारे में भी समझ जाता है और यहाँ पर वो लिटिल मंकी बहुत ही फनी तरीके से बिहेव करने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके बातों की वजह से गाओ इसके ऊपर गुस्सा होने लगा था और कहने लगता है कि यह लिटिल मंकी तो शायद पहले से ही पागल हो गया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओफान को इसके बारे में सब कुछ समझ में आ गया था, इसलिए वो इसके और बहुत ही अजीब तरीके से देखने लगता है, जिससे देख गाओ से पूछता है कि तुम इस तरह से मेरे तरफ क्यों देखने लगे। जिस पर सियाओफान उससे कहता है कि क्या बारिश के दौरान तुमने उस छोटी लड़की को अम्ब्रेला दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि गाओ इस पर उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाता, जिसके बाद सियाओफान भी यहाँ से जाने लगता है। तब गाओ से कहने लगता है कि मैं केवल 50 हुए लोगों को मारता हूँ और भले ही अभी मैंने 1000 लोगों को नहीं मारा है, लेकिन फिर भी अब तक मैं 800 लोगों को मार चुका हूँ। तब इस पर सियाओफान उससे कहता है कि तुमने 800 लोगों को मारा हो या फिर 1000 लोगों को, मुझे इस बात से क्या मतलब। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि तुमने उस लड़की को अम्ब्रेला दिया था, आखिरकार इसका मतलब क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर गाओ इस बात से काफी परेशान होने लगा था और सियाओफान उससे कहता है कि आज तुमने फिर से ऐसा करके मुझे सरप्राइज कर दिया। इसके बाद वो अजीब सा एक्सप्रेशन देते हुए कहता है कि मैंने तो ऐसा उम्मीद नहीं किया था, जबकि तुम ही असल में ब्यूटी को बचाने वाले हीरो हो। लेकिन वहीं उधर इसके ऐसे बातों से गाँव काफी परेशान हो गया था और फिर कहने लगता है कि मेरा जन्म तो असल में एक इविल पर्सन के रूप में हुआ था, इसलिए इस बात का क्या मतलब है कि मैं ब्यूटी को बचाने वाला हीरो हूँ। लेकिन तभी इस तरह से बात करते हुए उसे याद आता है कि वह लड़की तो सच में ब्यूटीफुल है। लेकिन अब जैसे ही वो आगे देखता है सियाओफान वहाँ से गायब हो गया होता है। वहीं उधर डिमन सेक्टर के लोगों को खोजते हुए कुछ लड़के एक जगह पर आ गए थे, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वे आके दलदल के अंदर फंसने लगे थे और अब इस तरह से वे सभी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से फंस गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाकी सीनियर भी सही समय पर यहाँ पर आ गए थे और इस तरह से उन्होंने समय रहते हुए इनमें से कुछ लोगों को बचा लिया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इसके बारे में सोचकर वे सभी काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि इसके वजह से उनके बहुत सारे साथी इसमें मारे गए होते हैं। तभी सियाओ कहने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वे जानबूझकर हमें यहाँ पर लाना चाहते थे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि बाकी लोगों को इसके बातों का मतलब समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए एक लड़का उससे पूछता है कि आखिरकार आप कहना क्या चाहते हैं। तब इस पर सियाओ इनसे बताता है ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक डेडली एबिस है जो कि लोगों को अपने अंदर खींचकर उनको बहुत ही आसानी से मार देता है। अब इसीलिए सियाओ समझ जाता है कि यह जगह शायद वही है। तभी सीनियर फासियांग उससे पूछता है कि अब तुम्हारा अगला प्लान क्या है। जिस पर सियाओ कहता है कि अब तो यहाँ पर रात होने वाली है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने कैंप को यहीं पर सेटअप करना चाहिए और फिर हम अगले दिन इसके लिए प्लान बनाएंगे। अब इतनी बात करने के बाद वो सीनियर फासियांग से पूछता है कि इसके बारे में आपका क्या विचार है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम लॉन्गवेटी हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि यांग जी ने अपने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया था। तभी उनमें से एक आदमी कहने लगता है कि भले ही वहाँ पर थर्ड सेक्ट मेंबर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वे तीनों यंग मास्टर कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है और इसीलिए अगर हमने उनको अंडर एस्टिमेट करने का कोशिश किया तो फिर ऐसा हो सकता है कि हम वहाँ पर किसी बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ जाएंगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि यांग जिन की कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता और वो इनसे कहने लगता है कि अब यहाँ से वापस आने का कोई भी रास्ता नहीं है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तुम ट्रूथ सेक्टर के साथ में डील करो। फिर वो कहने लगता है कि अगर हमने किसी तरह से उस यूनिक ट्रेजर को हासिल कर लिया तब उसके बाद हमें उन तीनों सेक्टर से डरने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। अब इतनी बात करने के बाद वो कहता है कि तुम पूरे टीम को प्लान के अनुसार लीड करो और फिर उसके बाद तुम मेरे ऑर्डर के मिलने का इंतजार करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी उसकी बात मानकर यहाँ से निकल गए थे। वहीं उधर सियाओ उसके पूरे टीम ने एक जगह पर अपना कैंप लगा लिया था, लेकिन इसी के साथ उन्होंने अपने आसपास के सारे जगह को चेक कर लिया था ताकि इस तरह से इनके ऊपर कोई भी खतरा ना हो। लेकिन तभी सीनियर फासियांग सियाओ से कहता है कि यह जगह अभी भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लू किसी चीज के बारे में सोचकर काफी उदास होती है, इसलिए सियाओ से बात करने के लिए उसके पास में आता है। वहीं उधर एक लड़की ली से लॉन्गवेटी हॉल के डिक्लाइन के बारे में बात कर रही थी, जिसके बारे में सुनकर ली उससे कहता है कि मैं भी इसी के बारे में सोच रहा था। लेकिन तभी सीनियर फासियांग और सियाओ इनके पास में आते हैं और सियाओ ली से कहता है कि डिमन सेक्टर आज रात हमारे साथ में यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर पूरी तरह से तैयार रहना होगा। लेकिन इस पर ली उससे कहता है कि आपको इसके बारे में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी लॉन्गवेटी हॉल रूइंस यहाँ से 1000 माइल की दूरी पर है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वे इसमें जरूर हारेंगे। और इसके अलावा अगर यांग जी ने अपने अल्टीमेट स्किल का भी यूज कर लिया तो इसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि वो अकेले हमारा ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो इनसे कहता है कि किसी को भी इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और इसीलिए जो भी करना है कल हम इसके बारे में प्लान बनाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ फान इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से एनालाइज कर रहा था और फिर वो कहना लगता है कि लॉन्गवेटी हॉल कई दिनों से ट्रूथ सेक्टर को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है और इसका फायदा उठाकर वो जल्दी जल्दी मेन पावर को इकट्ठा कर रहा है, इसलिए वो समझ जाता है कि आज रात वो इनके ऊपर अटैक जरूर करेंगे। तभी हमें पता चलता है कि यांग जी ने बिल्कुल इसी तरह से अपना प्लान बनाया था, जिसके बाद वो अपने लोगों से कहने लगता है कि अब तुम इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाओ और आज हम इनके ब्लड का यूज करके अपने एंसेस्टर को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्डर मिलते ही इसके लोगों ने
इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद इन दोनों ग्रुप के बीच में बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट होने लगती है। और अब इसे देख यांग जी को ऐसा लग रहा था कि वो अपने प्लान में कामयाब हो रहा है, लेकिन वहीं उधर सियाओ फान को अच्छे से पता था कि इसके साथ में अब यहाँ पर क्या होगा, और कहने लगता है कि तीनों ट्रूथ सेक्टर के लाइट को ट्रैप करना इतना आसान नहीं है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इनके सभी सीनियर तो असल में छुपे हुए थे और अब ये भी सामने आकर यांग जी के लोगों के ऊपर अटैक करके उनको मारने लगते हैं। इसके बाद सियाओ कहता है कि हम तो काफी टाइम से तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे उनका सामना करने के लिए चले गए थे। तो इससे देख सियाओ फान कहने लगता है कि यांग जी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, इसलिए अब उसे थोड़ा दूर ले जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग सीधे लॉन्गविटी हॉल के ऊपर अटैक करने के लिए आए हुए थे, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर पहले से कोई फॉर्मेशन लगा हुआ था और अब इसके एक्टिवेट होने की वजह से वे इसमें फंस जाते हैं। लेकिन असल में अब यहाँ से बाहर निकल पाना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि वे जैसे ही यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे फॉर्मेशन की पावर इनके ऊपर अटैक कर रही थी। वहीं अब उधर जिंगू भी अपने पावर का यूज करके यांग जी के लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे ही अपने ड्रैगन पावर का यूज करके लगातार इनके ऊपर अटैक करने लगता है। तब इसके ऐसे पावर के सामने वे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और अब वो इसी तरह बहुत ही शानदार तरीके से फाइट करते हुए इनको एक एक करके मारने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यांग जी ने अपने फॉर्मेशन का यूज करके इसके अटैक को रोक लिया था और अब वो फिर से अपने फॉर्मेशन का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाकी साथियों ने आकर इसके फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करके उसे बचा लिया था। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि इस बैटल में यांग जी के 30% से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे, जिसके वजह से इसके बारे में जानकर यांग जी थोड़ा सा परेशान होता है। वहीं उधर ली सियाओ से कहता है कि आपका प्लान तो सच में बहुत ही इंप्रेसिव था और इस तरह से हमने इनका बहुत ही शानदार तरीके से सामना किया। तब इस पर सियाओ कहता है कि आपके सहयोग के बिना मैं भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद वो अपने लोगों से कहता है कि यह डिमन सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए हम सभी को एक साथ में मिलकर इसका सामना करना होगा और इसीलिए तुम में से कोई भी अकेले इसके साथ में फाइट करने के बारे में ना सोचना। इसके बाद वो यांग जी के सामने आकर कहता है कि तुमने तो हमारे ऊपर चुपके से अटैक किया, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इसके वजह से पूरी दुनिया तुम्हारे ऊपर हंसेगी? लेकिन इसकी ऐसी बात सुनकर यांग जी भी इसके ऊपर गुस्सा होने लगता है और फिर कहने लगता है कि तुमने भी तो हमारे ऊपर अटैक किया। यह सुनकर सियाओ से कहता है कि हम तो आउटसाइड सेक्टर के हैं और इसीलिए हमें तुम्हारे प्लान के बारे में पूरी तरह से केयरफुल रहना होगा। लेकिन अब इसके ऐसे बातों की वजह से यांग जी इसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हम देखते हैं कि वो फिर से अपने फॉर्मेशन पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ फान ने अटैक करने आए हुए लोगों को अपने फॉर्मेशन में बहुत ही बुरे तरीके से फंसा लिया था, जिसके वजह से वे इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और फिर हम देखते हैं कि सियाओ फान इनको बहुत ही आसानी से मार देता है। वहीं उधर यांग जी ने भी सियाओ और उसके साथियों का सामना करने के लिए अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे देख अब सियाओ और उसके साथ वाले सभी लोग भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और फिर हम देखते हैं कि वे इसके लिए प्लानिंग करने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यांग जी ने अकेले इनके साथ में फाइट करने का डिसाइड कर लिया था और इसीलिए वो अपने सभी लोगों से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात मानकर वे सभी यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वहीं अब उधर सियाओ और उसके सभी साथी भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए होते हैं और इसीलिए वे सभी अपने अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गए थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यांग जी इनके ऊपर अटैक करने के लिए एक बहुत बड़ी स्टोन का यूज करता है, जिससे देख वे लोग भी अपने अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर चारों तरफ से अटैक करने लगे थे और इस तरह से उन्होंने इसे केवल एक ही झटके में तबाह कर दिया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि यांग जी के सामने इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो फिर से अपने पावर का यूज करके अकेले इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वहीं उधर वे लोग भी इतने आसानी से उसे यहाँ से नहीं जाने देने वाले थे और हम देखते हैं कि वे भी अपने अपने पावर का यूज करके लगातार इसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तब इसे देख यांग जी से कहता है कि अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम मेरा सामना कर पाओगे? तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक लड़की अपने फ्लेम पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगी थी, जबकि उधर बाकी लोग भी अपने अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर रहे थे और वहीं सीनियर फासियांग भी अपने डिमन डिस्ट्रॉय वज्रा बॉडी का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि यांग जी ने इनके सारे अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और फिर यहाँ से भागते हुए कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर जिंदा रहना होगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वे सभी इसका पीछा छोड़ने के लिए रेडी नहीं होते, जिसके बाद यांग जी अपने फॉर्मेशन का यूज करके अचानक से इनके सामने से गायब हो गया था और फिर वो अचानक से इनके बीच में आकर अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है। अब इसके अचानक से किए गए अटैक की वजह से वे सभी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और हम देखते हैं कि वे इसके सामने कमजोर पड़ने लगे थे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वे सभी इतने आसानी से इसके सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होते, जबकि वही यांग जी अपने फॉर्मेशन के पावर का यूज करके इनके ऊपर भारी पड़ रहा था और अब इस तरह से वो इसके पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीनियर फासियांग भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे, इसलिए वो इसके अटैक को रोकने के लिए अपने गोल्डन बेल वाले पावर का यूज करने लगते हैं, जिसके वजह से यांग जी का यह वाला अटैक भी उनका कुछ नहीं कर पाता। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि यांग जी के सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और फिर इनसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि यह यहीं पर खत्म हो गया? अब इतनी बात करने के बाद हम देखते हैं कि वह फिर से अपने किसी पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे देख लू और जिंगू बहुत ही शानदार तरीके से इसका सामना करने लगते हैं। लेकिन वहीं अब उधर सियाओ को समझ में आ गया था कि इसके हेयरलूम के पास में तो सच में बहुत ही ज्यादा पावर है, लेकिन फिर वह हैरान होता है कि अगर सच में इसके पास में इतनी ज्यादा पावर थी, अब इसके बारे में सोचकर वे परेशान होने लगते हैं कि कहीं इसके पीछे की वजह वो फॉर्मेशन तो नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनमें से एक लड़का फॉर्मेशन के बारे में समझने के लिए रेडी हो गया था और इसलिए वो बाकी लोगों से यांग जी का सामना करने के लिए कहता है। अब इतनी बात करने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके फॉर्मेशन के बारे में समझने लगा था, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसने 5 एलिमेंट के पावर
को ट्रांसफॉर्म करने के लिए दो यिन यांग एनर्जी का यूज किया है और इसीलिए वो समझ जाता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी के इकट्ठा होने वाली जगह फॉर्मेशन की आई होगी। अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने बहुत ही आसानी से फॉर्मेशन आई के बारे में पता लगा लिया था, जिसके बाद वो सीनियर फासियांग और सीनियर सोंग को भी इसके बारे में बता देता है और अब इसके बारे में सुनते ही वे भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। अब इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे देख यांग जी कहना लगता है कि यह लड़का तो सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तब इसी बीच हम देखते हैं कि ली और जिंगयू ने अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था और अब इस तरह से वे इसे यहाँ पर फंसाने के लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि सिया और उसके साथी अपने पावर को कंबाइन करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी यांग जी ने इनके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसके वजह से वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इसे इतने आसानी से यहाँ से नहीं जाने देने वाले थे और इसीलिए वे फिर से अपने अपने पावर का यूज करके चारों तरफ से इसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिससे देख अब यांग जी भी इनके अटैक से खुद को किसी तरह से बचाने लगा था। तब इसी बीच हम देखते हैं कि लू अपने नाइट मिस्टिक स्काई पेनिट्रेटर स्किल का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी और जबकि वहीं उधर बाकी लोग भी यांग जी को चारों तरफ से घेरने में कामयाब हो गए होते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि यांग जी के हाथों में इतने आसानी से नहीं आने वाला था, क्योंकि वो फिर से अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसके बाद फिर से इनके बीच में यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगी थी। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वे सभी एक साथ मिलकर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाए थे और यांग जी ने इनके हर एक अटैक से खुद को बचा लिया था। लेकिन तभी से बीच हम देखते हैं कि लू अपने किसी बहुत ही शानदार पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी, जबकि वहीं उधर सियाओ फान भी दूर खड़ा होकर ये सारी चीजें देख रहा था। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।